नमस्कार दोस्तों, चैट पोस्ट पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस को, जिसने 24 अप्रैल 2023 में 50 साल अपने जजमेंट के पूरे किए। तो हम ये देखेंगे कि केशवानंद भारती केस क्या है, राइट, इसकी रूलिंग क्या रही थी, क्या चेंजेस हुए उसके बाद में, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या थ्योरी जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक तो ज़रूर ही पढ़ा होगा आप सबने, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पता भी होगा इसके बारे में। हाल ही में इसमें बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस में भी देखा होगा, क्योंकि 50 साल पूरे किए हैं इस केस ने अपने जजमेंट्स के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, जिसने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में अपनी भूमिका निभाई। और एक तरीके से जुडिशियल इनोवेशन जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अभी तक बचा कर रखा है अपने ओरिजिनल केस में, विथ स्मॉल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, जिसके साथ हम अपने आप को रेलेवेंट बना पा रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था। तो आज हम इसी केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में इसकी जो रूलिंग दी गई थी इस केस की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि भाई हु वाज केशवानंद भारती। सो ही वाज बेसिकली हेड, जो एक मठ के हेड थे और हिंदू मोनेस्ट्री थी जिसके केरला में। और इन्होंने चैलेंज किया था 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 को, जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 से संबंधित था, और 9th शेड्यूल में इसको रखने से। तो ओवरऑल मैटर आपका आ रहा था अंडर आर्टिकल 26। अंडर आर्टिकल 26 जो बात कहता है कि भाई जो इंडिया जितने भी लोग हैं उनको अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रन करने का, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ रन करने का अधिकार है। तो जो आपके जो केशवानंद भारती थे, उन्होंने जो इस केस को चैलेंज किया था वो आर्टिकल 26 के तहत किया था। एक पिटीशन दायर की थी अंडर आर्टिकल 26, जिसमें इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया गया था। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी तो आपने आर्टिकल 368 जरूर पढ़ा होगा। आर्टिकल 368 बात करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और ये अमेंडमेंट किस लिए किया जाता है? ताकि जो नए चैलेंजेस आएँ हम उससे डील कर पाएँ और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट बना पाएँ। जैसे 21st सेंचुरी में हम डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हम डिजिटली हर चीज़ को रन कर रहे हैं, तो डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जैसे जो आपके राइट्स दिए गए, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं इंडियन, जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। अभी गवर्नमेंट को लगा कि हमें भाई अपने टैक्स रिफॉर्म, टैक्स स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, तो हम जीएसटी लेकर आए। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के लिए, न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें आर्टिकल 368 पे ये प्रोविज़न दिया गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। तो भाई अब मुद्दा ये आया कि ये जो चेंज करने की या अमेंडमेंट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास में, उसकी लिमिटेशन क्या है? क्या अनलिमिटेड चेंजेस कर सकती है? भाई कुछ तो बाउंड्रीज सेट होगी या नहीं है? कोई बाउंड्रीज नहीं है कि भाई अनलिमिटेड पावर है क्या, या अनचेक पावर है क्या पार्लियामेंट के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी चेंज कर सकती है? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना सकते हैं हम लोग क्या इंडिया को? और या तो जो जुडिशियल सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? तो मेन मुद्दा ये आता है कि जो भाई ये पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्या उस पर लिमिटेशन है क्या कोई? और लिमिटेशन है तो किस तरीके की है? तो इसमें ओरिजिनली कोई बात नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1973 में लैंडमार्क जजमेंट दिया था केशवानंद भारती केस में, तो इसमें मेन यही था कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, कि मॉडिफाई कर सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट करने की। देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं बदल सकते, हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको नहीं हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट के नाम पर।
तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट का मतलब ये था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी सेट करते हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को सस्टेन करने के लिए। तो उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, भले ही पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के तहत कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ये पावर बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर। एक तो इस तरीके से केशवानंद भारती केस में जो हम ये कह रहे थे, बाउंड्रीज़ की बात कर रहे थे ना, लिमिटेशन की बात, वो सेट कर दिया गया था इस जजमेंट के बाद से कि भाई हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाउंड्रीज़ लगा दी अमेंडमेंट के लिए कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो अमेंडमेंट के नाम पर। जैसे ही अमेंडमेंट करोगे हम जुडिशियल रिव्यू के तहत उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ इस केस में एनजेएसी का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को लेकर इशू हुआ और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया जुडिशरी के द्वारा। तो ये समझ में आ गया कि केशवानंद भारती केस है क्या। तो इस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका केशवानंद भारती केस था, इसमें लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल बनाया गया था 13 जजेस की, और इसमें एग्ज़ामिन करना था कि भाई जो गोलकनाथ में जजमेंट दिया गया था, प्रीवियस रूलिंग जो थी सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग टू दिस मैटर, उसको एग्ज़ामिन करना था। अब ये गोलकनाथ केस क्या था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था 1967 में, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है या टेक अवे नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को रिमूव नहीं कर सकती है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कहा गया था गोलकनाथ केस में। तो जब केशवानंद भारती केस आया, इसमें इस रूलिंग को बदला गया और इस रूलिंग को बदल करके क्या कहा गया कि नहीं भाई, जो पार्लियामेंट है वो कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, चाहे भले ही वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। सो एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा, और वो कंडीशन रख दी गई थी जो बाउंड्रीज़ को सेट करके इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये देखना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज नहीं कर रही है। ओके, तो व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर? सो ये बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती केस में डिफाइन नहीं किया गया था, एक तरीके से एक ओपन रखा गया था इस चीज़ को। सो जो रूलिंग थी केशवानंद भारती केस की, इट्स डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने अपने ओपिनियन की केस टू केस हम इसे देखेंगे कि क्या चीज़ रहेगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए कि भाई कुछ लिस्ट आउट किए गए हर एक जजमेंट में ऐसे कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे रूल ऑफ द लॉ, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में आते हैं। इस तरीके से एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट को ओपन रखा गया है। तो जुडिशरी रिमेन्ड ओपन हियर, कोई बाउंड्रीज नहीं बना दी कि यही बस इतना बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट को ओपन रखा गया और सारी पावर किसके पास है? यहाँ पर जुडिशरी के पास है। वो डिसाइड करेगी कि व्हाट कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एंड व्हाट नॉट कम अंडर इट। ओके, तो ये हो गया। अब एक एनालिसिस करें, अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें केशवानंद जजमेंट की, कुछ आर्गूमेंट सपोर्ट्स में एक सेक्शन ऑफ द पीपल है जो सपोर्ट करता है कि भाई हाँ केशवानंद जजमेंट सही है और एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, केशवानंद भारती केस की जो रूलिंग है दिस इज़ एंटी डेमोक्रेटिक। तो इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द केशवानंद जजमेंट कहा जाता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रेनवेल ऑस्टिन, एक अमेरिकन हिस्टोरियन है
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। और इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेब है, जो फंडामेंटल नेचर है, हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, उसके बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करती है। इसी तरीके से उपेंद्र बख्शी हैं, वो लीगल स्कॉलर हैं, उनका मानना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये फैसिलिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को, और जिस तरीके से हम पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा चेंजेस ला सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अपग्रेड कर सकते हैं एज पर द नीड। आर्गूमेंट अगेंस्ट में जो इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका मानना है कि जो केशवानंद भारती केस की जजमेंट है ये जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, इस कंसेप्ट को ओपन रखा गया है। जुडिशरी टाइम टू टाइम या केस टू केस डिफाइन करेगी कि व्हाट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो यहाँ पर इस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि जुडिशरी खुद इनिशिएटिव लेगी कई सारे अदर डायमेंशन में, और ये डिपेंड करेगा कि ये जो जजेस हैं उनके पर्सनल एंड पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या हैं, ओके और ये इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ को। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, कि भाई जैसे जो सेपरेशन ऑफ द पावर है ना, उसके तहत तीनों ऑर्गन्स अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो जो लॉ मेकिंग है वो किसका काम है, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का काम है। अब ये लेजिस्लेचर की डायमेंशन क्या है, दायरे क्या है, ये डिसाइड किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा। तो इसे कुछ लोग इसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं कि भाई जुडिशरी ने अपने डोमेन को क्रॉस करके लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर कर दिया यहाँ पर। तो इंटरफेयर करती है जुडिशरी इन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और दिस कम अंडर द जुडिशियल ओवररीच। अकॉर्डिंग टू राजू रामचंद्रन, जो फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका मानना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है दिस इज़ एंटी डेमोक्रेटिक इन नेचर, बिकॉज कि यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं या जो जजेस हैं उनके वो अपने एरिया में कॉम्पिटेंस हो सकते हैं जुडिशियल मैटर, जो जुडिशियल मैटर हैं उनमें, राइट। और लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेजिस्लेचर का सिस्टम है, उसमें तो जो लेजिस्लेटिव्स होते हैं वो एक्सपर्ट होंगे ना, तो वो उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक इन्होंने कहा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग टू केशवानंद जजमेंट। आप इस डोमेन से बिलोंग करते हैं या आर्गूमेंट अगेंस्ट वाले सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और आपका अपना लॉजिक क्या है। अगर आप केशवानंद जजमेंट को सपोर्ट करते हो तो आपका लॉजिक क्या है, अगर आप नहीं सपोर्ट करते हो देन आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे, तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपका अपना पब्लिक जो ओपिनियन है किसी भी मैटर पे उसको शेप करने पे। इस तरीके से ये स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।